बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो इस मुल्क में आइन मौजूद है और कानून मौजूद है तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद कराना होगा। अदरवाइज फिर नज़रिया ज़रूरत है, ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, इसके फैसले बंद कमरों के अंदर होते रहेंगे। ना इस मुल्क में आइन की कोई हैसियत रह जाएगी, ना इस मुल्क में कोई कानून रह जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है कि 14 मई तक इलेक्शन करवाए जाएंगे पंजाब में। पोलिंग डेट जो है वो 14 मई की है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी पूरी तैयारी के साथ अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। अब हुकूमत के पास वक्त था 10 तारीख तक का। कल रात 12 बजे वो वक्त ख़त्म हो गया। हम ये सोच रहे थे कि शायद रात 12 बजे अदालतें खुल जाएंगी आइन की हुक्मरानी के लिए, मुल्क की सरबुलंदी के लिए। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद आइन की सरबुलंदी के लिए रात 12 बजे अदालतें खुलें और अदालतें ये पूछें कि हुकूमत ने पैसा दिया या नहीं दिया। चले, रात को नहीं पूछा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज अदालतें हुकूमत से पूछेंगी कि जनाब आपको कहा था कि पैसे दें और आपने पैसे क्यों नहीं दिए। और ये जो पैसे दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इन पैसों का पार्लियामेंट के साथ कोई काम नहीं है। ये पैसे गवर्नमेंट फराहम करती है अपनी मंजूरी के साथ, और गवर्नमेंट का मतलब है वजीर आजम एंड कैबिनेट। काबीना और वजीर आजम ने फैसला करना है, यानी काबीना और वजीर आजम बड़ी बड़ी अमाउंट्स के फैसले कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं। ये सिर्फ 21 अरब का मामला है और 21 अरब के मामले को उठाकर पार्लियामेंट के अंदर लेकर जा रहे हैं, यानी एक मजाक बनाकर रखा है। बाद औक़ात इतने पैसे एक हल्के के अंदर एक मंसूबे पे भी खर्च हो जाते हैं। 21 अरब के बेशुमार मंसूबे होंगे पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने से सारे के सारे भाग रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह बताना है कि यह मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना है या फिर इस मुल्क में नजरिया जरूरत चलेगा। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीडीएम की जमातों के साथ है, वो हुकूमत के साथ है। फर्ज कर लीजिए अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ना होती तो शायद सूरत हाल इस किस्म की कभी ना बनती। अगर एस्टेब्लिशमेंट इस मामले में अपने आप को न्यूट्रल करती तो मैं देखता कि किस तरीके से अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एक जानिबदारी का मुजाहरा करती है बार बार, और उनका हाथ एक ग्रुप के ऊपर है, और उसकी वजह से वो ग्रुप जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी, अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी, एक तरह की तौहीन अदालत वो लगातार कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बारे में एक फैक्ट चेक और है, मैं आपको बता देता हूं। जब 2011-12 में मेमो गेट का स्कैंडल आया ना, ये मेमो गेट का स्कैंडल ये था कि माइक मोलन एक अमेरिकन एडमिरल थे, माइक मोलन, और उनके पास एक मेमो गया था और हुसैन हक्कानी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिसमें ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मांगी गई थी, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ सिविलियन हुकूमत ने मांगी थी। अब इल्ज़ाम यह लगा था कि आसिफ अली जरदारी ने हुसैन हक्कानी के जरिए से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी एस्टेब्लिशमेंट को अपनी फौज के खिलाफ एक पैगाम दिया। बस सादा कहानी ये है। इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी शुरू हो गई, मामला आगे बढ़ गए। नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर अदालत में चले गए। अदालत में ये केस इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनके अंडर चलता रहा। फिर इसके ऊपर जो है वो एक जुडिशल कमीशन बना। जो जुडिशल कमीशन बना था उसको हेड कर रहे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उसको हेड कर रहे थे, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो फाइंडिंग्स थी फाइनली कमीशन की, वो ये थी कि ये जो मेमो गेट है ये एक हकीकत है और इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो दुरुस्त हैं। वाकई ऐसा हुआ है और हुसैन हक्कानी ने ऐसा किया है, और ये जो फैक्ट्स बयान किए गए अदालत के अंदर ये गलत नहीं हैं। अब ये थी उसकी फाइंडिंग्स, वन लाइनर मैंने आपको बता दिया है। तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा लेटर भी लिखा गया था। काजी फाइज ईसा साहब और नवाज शरीफ साहब और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे, और उस वक्त ये आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ थे, और आसिफ अली जरदारी साहब को दीवार के साथ लगाया जा रहा था। आज उसी आसिफ अली जरदारी के साथ बैठकर उनकी तकरीर सुन रहे थे, उनका भाषण सुन रहे थे काजी फाइज ईसा साहब। देखिए दुनिया कितनी छोटी है और हालात कितनी तेजी से बदलते हैं। ज्यादा से ज्यादा 11-12 साल पुरानी बात है, उसी शख्सियत जिसके खिलाफ पूरी एक इंक्वायरी हुई थी, जिसके खिलाफ पूरा एक महाज खड़ा किया गया था उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उसमें जरदारी साहब का भी कसूर होगा,
और दूसरी जानिब जो हुसैन हक्कानी है वो कभी कुछ कहते थे, कभी उनका मौक़िफ़ अलग था, फिर वो पाकिस्तान से बाहर कैसे गए ये भी सारी दुनिया जानती है, किस तरीके से उनको निकाला गया। तो हुसैन हक्कानी को बाकायदा गद्दार करार दिया गया था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और फिर जनरल बाजवा की हुसैन हक्कानी से मुलाकात होती है, क्यों होती है ये तो जनरल बाजवा ही बताएंगे क्यों होती है। उनको बहुत शौक है इंटरव्यू देने का, जरा बताएं कि वो हुसैन हक्कानी को मिले तो क्यों मिले और किस मकसद के लिए मिले, और उन्होंने हुसैन हक्कानी से क्या ऐसा करने के लिए कहा जो उन्होंने किया फिर बाद में। बहरहाल ये तो जनरल बाजवा बता पाएंगे, लेकिन आप देखिए कि उसी आसिफ अली जरदारी के साथ बैठे हुए वही जस्टिस काजी फायद ईसा जो मेमो कमीशन जो बना था उसको हेड कर रहे थे, उनका भाषण सुन रहे थे असेंबली के अंदर बैठ के। मुझे कुछ दोस्तों ने यह कहा कि काजी फायद ईसा साहब को आइडिया नहीं था कि उनके साथ पार्लियामेंट के अंदर जाने के बाद इस तरह का माहौल बन जाएगा। वो शायद अपने ज़हन में कुछ और सोच कर आए थे, लेकिन उन्हें एक एमएनए की जगह पे बैठा दिया गया और हुकूमती बेंच पर बैठाकर साथ में आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ को, बाकी जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उनको, फजलुर रहमान के बेटे को, फिर लोग सीटें बदलते भी रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को उनके साथ बैठाकर वीडियो और तस्वीरें बनाने का मौका दिया गया। तो काजी फायद ईसा साहब को शायद इस बात का आइडिया नहीं था कि ये उनके साथ हो जाएगा। कुछ लोगों का ये क्लेम है, अब ये तो काजी फायद ईसा साहब खुद बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बात तो कही है कि मुझे कहा गया था कि आइन के ऊपर बातें होंगी, लेकिन यहाँ पे और भी बातें हो रही हैं और उन्होंने इजहार ला ताल्लुकी किया। रजा रब्बानी साहब ने बिल आखिर जुबान खोली है, उनके ऊपर बहुत दबाव था क्योंकि रजा रब्बानी वो शख्सियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिन्होंने हमेशा आइन के लिए बात की है और वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि आइन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुकद्दम है और इसी दस्तावेज के जरिए से पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। रजा रब्बानी से पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट, वो सवालात भी कर रहे थे फहद, और उन्हें काफ़ी वो पूछते रहे लेकिन रजा रब्बानी साहब जवाब नहीं दे पाए। यानी पीपल्स पार्टी ने ये हालत कर दी है उनकी कि वो जवाब देने के काबिल नहीं थे उस वक्त, लेकिन अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है और एनालिसिस करने के बाद गालिबन वो इस नतीजे पर पहुंचे कि आइन के साथ ही खड़ा होना बेहतर है, वरना ये चीज़ें तारीख के अंदर लिखी जाएंगी। रजा रब्बानी ने कहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात आइन का तकाजा है, उसे अमली जामा पहनाया जाए। आइन को मजाक और खिलवाड़ बना दिया गया है, रजा रब्बानी ने यह कहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी का कहना है कि मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में तसादुम होने जा रहा है। मेरी नज़र में ऐसी चपकलिश और ये जो टग ऑफ वॉर है ये होती रहती है। ऐसी मिसाल कुछ साल पहले भारत में भी देखने को मिली थी। रजा रब्बानी ने कहा कि रियासत के दो अहम इदारों के दरमियान मामला सुलझाने के लिए इंट्रा इंस्टीट्यूट मुज़ाकरात की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइन का तकाजा है, उसे अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। 90 रोज में इंतखाबात ना होने से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। मेरी नज़र में दोनों अतराफ से आइन का खिलवाड़ किया जा रहा है और आइन को मजाक बना दिया गया है। इलेक्शन से मुतालिक फंड्स जारी करने के सवाल पर रजा रब्बानी का कहना था कि फंड्स की क्या सूरत हाल है ये हुकूमत को पता है, वो उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता, उन्होंने ये कहा। बहरहाल अब ये बात क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ से दबाव डाल रही है, यानी रजा रब्बानी साहब जैसे और बाकी जो लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इवन जो हैं वो एतजाज अहसन साहब या जो साबिक गवर्नर पंजाब थे लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, या मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब अब तो अलग हो गए अपनी पार्टी से, लेकिन ये वो लोग हैं पीपल्स पार्टी के और दीगर कुछ और लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक आप इंतखाबात की तरफ जाएं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और बिलावल पीडीएम की तरफ से खेलते खेलते अचानक ये कहना शुरू हो गए हैं कि नहीं आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात इस मसले का हल है, बैठे इमरान खान साहब के साथ और बातचीत करें। अब पीपल्स पार्टी ये साबित करना चाहती है कि हम आइन के साथ खड़े हैं। हमारे सीनियर लोग ये कह रहे हैं, हम पे ये दबाव है कि आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन करवाया जाए। इस दबाव के बावजूद हम पीडीएम को ये मौका दे रहे हैं कि बजाय इसके कि आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, बैठ के इमरान खान के साथ कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के लोगों के साथ बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी यहां पे एक डबल गेम कर रही है पीडीएम के साथ। यानी पीडीएम इलेक्शन में जाना नहीं चाहती, वो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। पीपल्स पार्टी को इस बात की समझ आ गई है कि आइन से इनहराफ करके वो मुस्तकबिल में अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर देंगे और ये किया भी नहीं जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलवाकर पूछेगी और ये सिलसिला शुरू होगा कि जवाब दो जनाब, पैसे आपने क्यों नहीं दिए अभी तक। वैसे अगर इसकी टेलीथॉन भी करवा ली जाए ना तो ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी भी
फंड्स जारी कर देंगे और पैसा दे देंगे इंतखाबात के लिए। 20 अरब रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट पाकिस्तान के अंदर से इकट्ठी हो जाएगी। हुकूमत से पूछ लें वो कितने पैसे दे सकते हैं, बाकी पैसे हम इकट्ठे करके दे देते हैं पाकिस्तानी, और ये हम कर भी देंगे इंशाल्लाह। और ये हमने पाकिस्तानी इस चैलेंज को कबूल करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आ जाए आप इस बात के ऊपर कि पीपल्स पार्टी क्या क्या रही है। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को और बाकी जमातों को फंसा के अब इलेक्शन की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि अदालतों के साथ टकराव का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि फायदा किसी और को हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिन्हें अभी भी लगता है कि अगर पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन होते हैं तो वो सिंध के अंदर कम से कम अपनी हुकूमत कायम रखने में कामयाब हो जाएंगे, और कुछ ना कुछ करके कमजोर या तगड़ी वो सिंध में अपनी हुकूमत बना लेंगे, चाहे वो इत्तेहादियों के साथ बनाएं चाहे वो अकेले बनाएं, लेकिन कुछ ना कुछ सिंध में वो जुगाड़ कर लेंगे। और अगर सिंध के अंदर अलग इलेक्शन होते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। अब वो एक दबाव क्रिएट कर रहे हैं दोनों साइडों के ऊपर। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी अब ये स्टेटमेंट दे दिया है, यानी इससे पहले ये सब लोग भाग रहे थे, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो इंतखाबात में जाना चाहता है, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने अब ये स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात पे आ जाएं तो फिर इलेक्शन हो सकते हैं, यानी इमरान खान बैठकर इलेक्शन पर बात करें तो मामला सुलझ सकते हैं, राणा सनाउल्लाह ने कहा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक धमकी भी लगाई है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने यही रवैया रखा तो हो सकता है कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। और उन्होंने बहुत सारी और भी बातें की हैं, खासतौर पे वो जो एक बिल है जो पार्लियामेंट मंजूर करना चाहती थी, सदर पाकिस्तान ने वापस भिजवाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से, चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से, तो उस बिल को फटाफट दोबारा इन्होंने मंजूर कर लिया है पार्लियामेंट ने ज्वाइंट सेशन के दौरान। ना सिर्फ फौरी तौर पर उसको दोबारा मंजूर कर लिया है, बल्कि उसको दोबारा सदर को भेज देंगे। अगर सदर ने 10 दिन तक उसके ऊपर दस्तखत ना किए तो 11वें दिन वो बिल कानून बन जाएगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की जा सकती है और पार्लियामान आइन में तरमीम के बगैर ऐसा कर सकती है? तो ऐसा नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको उड़ाकर रख देगी। मुझे कई कानूनी माहिरीन ने कहा है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है और लड़ाई का एक बहाना है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक बड़ा बेंच भी बना दिया, एक लार्जर बेंच भी बना दिया, या फुल कोर्ट भी बैठ गया, तो वो इसको उड़ा के रख देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात के ऊपर समझौता नहीं करेगी। काजी फायद ईसा साहब को इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि आज उनके साथ एक गेम हुई है, उनके साथ एक गेम और हो रही है कि इससे पहले कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उनके पर काटने की तैयारी की जा रही है। और काजी फायद ईसा साहब को याद रहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट लगातार उनके खिलाफ चली आ रही है बड़े लंबे अरसे से, और एस्टेब्लिशमेंट को वो एक आंख पसंद नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट उनके आने से पहले उनका बंदोबस्त कर रही है, और अगर वो किसी ट्रैप में है या उन्हें ऐसा लग रहा है काजी फायद ईसा साहब को कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है, तो याद रखिएगा कि जो चीजें उमर अता बंदयाल साहब के लिए की जाएंगी, काजी साहब उन्हीं चीजों का सामना करने पर मजबूर होंगे जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। उस वक्त एक और डेवलपमेंट हुई है, और ये डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हवा में नहीं फेंक सकते। उसकी एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ हुकूमत की क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। ये फैसला महफूज हो जाना ये मानी खेज चीज़ है, इसको आप हवा में नहीं फेंक सकते। लेकिन ये फैसला महफूज हो गया है, कब सुनाया जाएगा इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि ये छोटी चीज़ नहीं है। आने वाले दिनों में इसके अंदर से एक बड़ी खबर निकल सकती है, आप सिर्फ इसके ऊपर नज़र रखिएगा। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ रिव्यू पर चैम्बर में इन कैमरा समाअत मुकम्मल हो गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने हुकूमती दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने समाअत मुकम्मल करने के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी वो बाद में करेंगे, और जो फैसला है वो उन्होंने महफूज कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ दायर दरखास्त वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी। ये एक बड़ा संजीदा नौयत का केस था जिसमें काजी फायद ईसा साहब की फैमिली के एसेट्स के बारे में पूछा गया था, कुछ बैरून मुल्क जायदादों का जिक्र आया था। इसके ऊपर सिद्दीक जान ने बहुत काम किया था, और इसी बारे में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यह कहना था उन्हीं दिनों में कि वो सुबह के वक्त सिद्दीक जान का वीलॉग सुनते हैं।
क्योंकि उस वक्त उनकी बहुत दिलचस्पी थी काजी फाइज ईसा साहब के केस को लेकर, और सिद्दीक जान के पास वो तमाम हकायक मौजूद थे जो इस केस के साथ जुड़े हुए थे। और अभी भी सिद्दीक जान से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इसको इतना ज्यादा कवर किया है इस स्टोरी को, और आने वाले दिनों में आपको दिखाई भी देगा। एक और छोटी सी खबर मैं आपको दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद बढ़ गई है काफी, और 12 करोड़ से तजावज कर गई है। इलेक्शन कमीशन ने 28 मार्च 2023 तक के रिकॉर्ड रजिस्टर्ड वोटर्स की शरह जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में वोटर्स की कुल तादाद 12 करोड़ 56,26,390 से तजावज कर गई है। एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो सबसे ज्यादा शरह है वोटर्स की, जो सबसे ज्यादा तादाद है, वो 26 से 35 साल की उम्र के दरमियान के वोटर्स हैं, और इनकी तादाद सबसे ज्यादा है, और इनकी जो परसेंटेज है वो 26 साल बनती है। जबकि नए वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनकी उम्रें जो हैं वो 18 से 25 साल के दरमियान है। और ये जो नए वोटर्स हैं, यानी रोजाना लगभग 15 से 17 हज़ार नौजवान वोट डालने की उम्र को पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में, और वो नए वोटर बन जाते हैं। और ये जो नौजवान वोटर है, ये ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, और इस दफा ये वोट डालना भी चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इनकी एक सोच है। तो वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उम्मीद की जाती है कि इस मरतबा ज्यादा वोट पड़ेंगे, ज्यादा टर्नआउट होगा, और ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे इंतखाबात के। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।